हेलो एवरीवन। आज हम पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर बात करेंगे। इस चैप्टर से एक ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और दूसरा है रासो काव्य की विषय वस्तु, उस पर बात कीजिए। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि जो रासो है, रासो काव्य, इससे व्याख्या नहीं आएगी, तो आपको क्वेश्चन ही इस चैप्टर से प्रिपेयर करना है और आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ये दो क्वेश्चन तो करने ही करने हैं आपको। अभी एक मैं आपका कवर करवा रही हूँ और सेकंड विषय वस्तु वाला मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूँगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो जो है वो एक रचना है और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है चंद्रबरदाई और इसमें उन्होंने पृथ्वीराज के बारे में लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक विख्यात काव्य है। यह काव्य जितना विख्यात है उतना ही विवादग्रस्त। विवादग्रस्त क्यों? क्योंकि इस पर अलग अलग जो विद्वान हैं उनके अलग अलग मत है। क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल में लिखा गया था और आदिकाल का सबसे विख्यात काव्य माना जाता है और इसको लेकर कहते हैं कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो झूठी हैं, ऐसा नहीं था। और कुछ लोग मानते हैं कि इसमें काफ़ी कुछ सच है। फिर उसके बाद कहते हैं कि क्योंकि ये काव्य है तो इसमें काव्य गुण हैं और इतिहास की नज़र से इसको नहीं जांचा जाना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें इसमें हुई हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता जांचने के लिए विद्वानों ने इसे इतिहास की कसौटी पर कसने की कोशिश की है और उन्हें निराशा हाथ लगी है। इतिहास की कसौटी पर कसेंगे तो निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि ये ऐतिहासिक ग्रंथ थोड़ी ना है जिसमें इतिहास के टाइम की सारी सच्ची बातें हों। ये तो काव्य ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ है, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल उचित बैठता है। लेकिन इतिहास की नज़र से आप इसको देखोगे तो इसकी डेट्स और इसके टाइम पीरियड्स, ये सब आपको, या फिर इस राजा ने उस राजा को हराया, उस राजा के बीच में इस राजा का युद्ध हुआ था, तो इस नज़रिए से ये जो है प्रामाणिक और अप्रामाणिक वाला विवाद खड़ा होगा ही होगा, ठीक है। जिन विद्वानों इसे ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में देखा उन्होंने तो इसे जाली ग्रंथ ठहरा दिया। जाली मतलब कॉपी एक तरह से, या नकली। इसमें कोई शंका नहीं कि पृथ्वीराज रासो में हम इतिहास ढूंढने चलेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। आइए देखें कि पृथ्वीराज रासो को इतिहास मानकर चलने वाले विद्वान क्या सोचते हैं। ऐतिहासिकता पर जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आपका ऐतिहासिकता आएगा। ऐतिहासिकता में आप लिखेंगे कि कहते हैं कि इस काव्य के रचयिता जो है चंद्रबरदाई हैं। अपने आश्रयदाता, उनके चंद्रबरदाई के जो आश्रय जिनके दरबार में रहते थे उनका नाम था पृथ्वीराज। के दरबारी कवि ही नहीं, उनके बहुत अच्छे मित्र भी थे ये, ठीक है। और इतिहासकारों को आशा थी कि इससे 12वीं और 13वीं शताब्दी के उत्तर भारत के विषय में प्रामाणिक जानकारी मिलेगी। लेकिन 1876 ईस्वी में डॉक्टर बूलर जो है नामक एक विद्वान को कश्मीर में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य की खंडित प्रति मिली थी, कॉपी मिली थी। यह काव्य भी पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित था। बूलर ने तुलना करके देखा कि पृथ्वीराज विजय में उल्लिखित घटनाएं और तिथियां इतिहास सम्मत है, जबकि रासो की इतिहास विरुद्ध। यानी कि यहाँ पे ये देखा गया कि जैसे भाई पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, यानी पृथ्वीराज के जीवन के ऊपर लिखा गया है, तो इसमें हमें थोड़ा इतिहास की जानकारी भी मिल जाएगी। लेकिन जो डॉक्टर बूलर हैं, जब वो वहाँ गए कश्मीर, वहाँ पे उन्होंने एक और ऐसी ही रचना पाई जो पृथ्वीराज के जीवन पर लिखी हुई है, तो वो ज़्यादा सच्ची लगी, वो इतिहास सम्मत लगी। वहीं पे ये इतिहास के विरोध, मतलब इसमें इतिहास के नज़रिए से वो सच्चाई नहीं थी, ऐसा डॉक्टर बूलर ने माना है। अनेक विद्वानों ने रासो को प्रामाणिक, जो रासो है उसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने वालों के तर्क के विरुद्ध मत प्रकट किया है। यानी वो जो है इसकी प्रामाणिकता है उसको सही ठहराते हैं और रासो की प्रामाणिकता का आग्रह किया है उन्होंने। परिणाम स्वरूप रासो की जो प्रामाणिकता है और अप्रामाणिकता है का विवाद चल पड़ा। रासो को अप्रामाणिक मानने वालों के तर्क इस प्रकार हैं कि वो कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू धाबी वाला आबू की बात हो रही है, आबू के शासक जो जेत और सलक थे,
ऐसा माना जाता है, किंतु इसका कोई उल्लेख तत्कालीन उस समय के शिलालेख में नहीं मिलता। शिलालेख वही होते हैं ना जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं, ऐसे जैसे अशोक के शिलालेख से उस टाइम के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। तो ऐसे ही इसमें बताया गया है कि अगर पृथ्वीराज रासो के अनुसार अगर जेत और सलग जो है वो अबू के शासक होते तो ज़रूर इस शिलालेखों पर ये लिखा हुआ होता उस टाइम, लेकिन ऐसा कुछ हमें नहीं मिला है। ठीक है। इसी तरह रासो के अनुसार गुजरात के राजा भीमसेन को पृथ्वीराज ने मारा। शिलालेखों के अनुसार जो है पृथ्वीराज के बाद भी वो जीवित था, तो भीमसेन को पृथ्वीराज ने नहीं मारा, ऐसा उन लोगों का कहना है। इसी प्रकार रासों में लिखा है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण से मारा था। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि मोहम्मद गौरी 1203 ईस्वी में गक्करों के हाथों मारा गया। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने नहीं मारा, ऐसा उनका मानना है। ठीक है। ऐसे ही रासों में लिखा है कि पृथ्वीराज की बहन प्रीथा का विवाह चित्तौड़ के राजा समर सिंह से हुआ था, और यह असंभव है क्योंकि राजा समर सिंह का समय 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, जबकि पृथ्वीराज की जो मृत्यु 12वीं सदी में ही हो गई थी। ठीक है। चलिए, रासों को प्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान जैसे वो अप्रमाणिक मानते हैं, तो उन्होंने ये तर्क दिए। वहीं पे रासों को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में बाबू श्याम सुंदर दास और रासों के संपादक कौन है? मोहनलाल विष्णुलाल पांडे जो हैं वो उल्लेखनीय हैं, वो इसे प्रमाणिक मानते हैं। इसी तरह सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे रचनाकार और रचनाकाल, यानी उसको लिखने वाला कौन है और उसका टाइम पीरियड क्या है। तो पृथ्वीराज रासो इतिहास ग्रंथ नहीं है, काव्य ग्रंथ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इसको इतिहास ग्रंथ माना जाता है तब इसकी प्रामाणिकता का प्रश्न उठता है ना। तो ये एक रासो काव्य जो है वो एक काव्य ग्रंथ है, परंतु प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का विवाद इस प्रश्न से भी जुड़ा है कि कवि चंद्र बरदाई पृथ्वीराज के समकालीन थे, यानी उनके टाइम पीरियड के थे या नहीं, क्योंकि रासो काव्य के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज और चंद्र बरदाई दोनों की जन्म एक साथ हुआ था, उन दोनों की मृत्यु भी एक साथ हुई थी, तो ऐसा है ना, यानी वो उनके समकालीन थे या नहीं थे। उसके बाद में पृथ्वीराज रासो की रचना की, मतलब चंद्र बरदाई ने क्या पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई थी उसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। इस काव्य का जो रचना काल है वो भी विवादास्पद है। शुक्ल जी इसे पृथ्वीराज चौहान के समय का काव्य नहीं मानते। वहीं पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार है कि रासो का वर्तमान रूप अधिक से अधिक 17वीं शताब्दी के मध्य में ही प्राप्त हुआ होगा। पृथ्वीराज रासो के एक महत्वपूर्ण संपादक हैं माता प्रसाद गुप्त। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार सभी दृष्टियों से पृथ्वीराज रासो की रचना जो है 1400 के लगभग हुई मानी जा सकती, इससे पूर्व इससे पहले नहीं, ऐसा माता प्रसाद का मानना है। तो हमने यहाँ 3 विद्वानों के विचारों को देखा है। रचनाकार और रचनाकाल से संबंधित मत शुक्ल जी ने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वहीं पे इसके संपादक माता प्रसाद गुप्त ने। विद्वान रासो को तो अप्रामाणिक मान ही चले थे, इस बात में भी संदेह करने लगे थे कि चंद्र बरदाई नामक कोई रासोकार कभी हुआ भी था या नहीं। अब बात करते हैं हम उसके मूल पाठ पर। पृथ्वीराज रासो के 4 पाठ मिलते हैं, बृहद, बृहत्तम, लघु, लघुत्तम। ठीक है। और आचार्य शुक्ल जो हैं के अनुसार अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र जो हैं गोविंदराज या उसके भाई हरिराज, पृथ्वीराज की बात हो रही है, ठीक है, इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ यानी चंद्र बरदाई नामक का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उसके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो, ऐसा आचार्य शुक्ल मानते हैं। रासों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पूरा काव्य चंद्र बरदाई का लिखा हुआ नहीं है। जब गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले गया तब चंद भी वहीं पहुँचे। जाते समय उन्होंने रासों की प्रति जो कॉपी है अपने पुत्र जलहण को सौंपी और कहा कि इसे पूरा करना। पुस्तक जलहन हथ दे चली गज्जन रिप काज। निष्कर्ष यह कि मूल रासों में कवित्व साटक
गाहा और दोहा इन्हीं छंदों का उपयोग किया गया था। ठीक है, और रासों के मूल रूप को निश्चित करने की पत्ति यह होनी चाहिए कि इन चारों छंदों में रचित पंक्तियों को रखकर बाकी छंदों को परिक्षिप्त मान लिया जाए। इसी प्रकार साहित्यिक परंपरा पर हम बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों के मूल रूप का संधान आदिकाल की साहित्यिक परंपरा और काव्य और कथानक रूढ़ियों के आधार पर करने का रास्ता सुझाया। यानी जब साहित्यिक प्रतियां हम देखते हैं, आदिकाल की हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि पहले जो आदिकाल में रचनाएं होती थी उसमें क्या होता था कि शुक, शुकी ऐसे पात्रों के माध्यम से पूरी कथा सुनाई जाती थी ना, तो वैसा हमें पृथ्वीराज रासों में भी देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देखें तो रासों के वर्तमान रूप को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मूल रासों में भी शुक शुकी के संवाद की योजना रही होगी। उन्होंने कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि मेरा अनुमान है कि इस मामूली से इंगित को पकड़कर हम मूल रूपों के कुछ रूप का अंदाजा लगा सकते हैं। वर्तमान रूप में प्राप्त रासों में अनेक स्थलों पर शुक शुकी के संवाद से कथा का उपक्रम है। मध्यकालीन प्रबंध काव्यों में कथा का प्रारंभ प्रायः दो पात्रों के संवाद के मध्य किया जाता है। रासों में अनेक स्थलों पर शुक शुकी संवाद की योजना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लक्षित किया है कि शुक शुकी संवाद के रूप में रासों का जो रूप प्रस्तुत होता है वह काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भी उत्तम है। पृथ्वीराज के 3 विवाहों, इच्छिनी, शशिव्रता और संयोगिता की कथा की योजना शुक शुकी के संवाद के माध्यम से ही की गई है। अब पृथ्वीराज रासों जो ये निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं, पृथ्वीराज रासों को पूर्ण जाली या भट्ट भड़ंत नहीं समझा जाता। जहाँ तक उसके मूल रूप का प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका निर्णय साहित्यिक परंपरा एवं काव्य उत्कर्ष की दृष्टि से करना चाहते हैं और माता प्रसाद गुप्त पाठालोचना की दृष्टि से। तो इस प्रकार जो है हम देख सकते हैं कि जब हम पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता पर बात करते हैं तो फिर एट द एंड जो सभी कवि होते हैं वो काव्य की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से उसे देखते हैं और कोई पाठालोचना की दृष्टि से इसे देखता है। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है और बहुत ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अगली वीडियो हमारी जब पृथ्वीराज रासों की विषय वस्तु पर आएगी और वो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के आप उठाकर देख लीजिए तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं वही क्वेश्चन करवाती हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो प्लीज़ आप इसे प्रिपेयर करके ही जाना एग्ज़ाम में और अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और दूसरों को शेयर करो। थैंक यू।